हेलो गाइस, मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगली लेट पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये 50 एमसीक्यूज रजिस्ट्रेशन एक्ट पे। और इन एमसीक्यूज के बेसिस पे हम पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इस वीडियो के एंड में आई एम श्योर कि आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन एक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू मिल चुका होगा। और इस वीडियो के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो पहला सवाल करते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज से, जो यूजुअली आता है। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। आंसर इज स्टैंडिंग टिम्बर। तो चलिए समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को। रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ है। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में भी ये डेफिनेशन दी है। सेक्शन 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट, इसमें भी ये डेफिनेशन दी है। तो कॉमन तौर पे जो सेम एसेंशियल्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो ये हैं। या तो वो लैंड होगी या तो बिल्डिंग होगी, या इट कुड बी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, इट कुड बी थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, it could be things permanently fastened to things attached to land, and it could be hereditary allowances, right to way, fisheries and ferries। ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती हैं। इनमें से ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये वाला जो एस्पेक्ट है परमानेंटली फासन वाला, ये हमारे जनरल क्लॉज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखने को मिलता है। और हेरिडिटरी अलाउंस वाला, राइट टू फिशरीज और फेरीज वाला, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सारी डेफिनेशंस कंप्लीटली मिला के इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती हैं। और इन डेफिनेशंस में जिस चीज को एक्सक्लूड किया गया है वो है स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रास या ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को देख के यही समझ में आता है कि यार ये थिंग्स अटैच टू लैंड है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि ये ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स का जो पर्पस है वो तब अकम्प्लिश होगा जब उन्हें लैंड से डिटैच कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये तीन चीजें, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए, तो अगले सवाल पे आ जाते हैं। द टर्म एडिशन अंडर सेक्शन 2 रिफर्स टू। इसका आंसर है सी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्रोफेशन एंड पेरेंट्स नेम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में इसको डिफाइन किया गया है एडिशन को, और इसका पर्पस जो है वो पर्सन की आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करना होता है, ना कि कोई प्रॉपर्टी के एडिशन को बताना। जो रजिस्टर्स होते हैं जिनमें एंट्री की जाती है उसमें एक एडिशन का कॉलम होता है, जिसमें आप पर्सन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी को बताने के लिए या तो उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस को मेंशन करो, या तो उसके प्रोफेशन को मेंशन करो, पेरेंट्स के नेम को मेंशन करो, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। तो ये होता है एडिशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लीज अंडर द एक्ट इंक्लूड्स। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर लीज। आंसर इज सी, काउंटर पार्ट, कबूलियत एंड अग्रीमेंट टू लीज। Section 105 of TPA defines lease as right in any property to enjoy. This is the definition of lease. And Section 2(7) of the IRA provides what is included in the lease. तो पहली चीज हो रही है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होता है? तो अगर कोई लीज एग्रीमेंट दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में एग्जीक्यूट किया गया हो और दोनों ही अपने आप में ओरिजिनल है और साथ में ऑपरेट करते हैं, तब जाके ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट कहलाते हैं। तो ये दोनों काउंटर पार्ट अपने आप में वैलिड लीज नहीं बने, बट साथ में लीज बनते हैं, तो स्टिल अ काउंटर पार्ट इज ऑल्सो अ लीज। सेकेंड इज कबूलियत। कबूलियत इज यूनिलेटरल एग्रीमेंट। जैसे कि कोई टेनेंट है, उसने सिंगल हैंडेडली सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर लिया अपने लैंडलॉर्ड की, तो दैट इज कबूलियत। एंड लास्ट इज अग्रीमेंट टू लीज। तो अग्रीमेंट टू लीज इज नॉट a lease per se, but it is a contract for a future lease, कि आने वाले समय में हम एक लीज एंटर करेंगे ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशन। दिस इज द एग्रीमेंट टू लीज, एंड दिस इज नॉट पर से लीज, बट एज पर द डेफिनेशन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट।
आंसर इज ऑप्शन बी, पावर ऑफ अटॉर्नी। रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 210 में, डिस्ट्रिक्ट डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में, और माइनर डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में। पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट डिफाइंड अंडर आईआरए, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इट इज डिफाइंड अंडर पावर ऑफ अटॉर्नीज एक्ट 1882। सेक्शन 1 ए में बताया गया है कि व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। हालांकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 33 रिकॉग्नाइज करता है पीओए को, किस पर्पस के लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। सेक्शन 32 जो है हमारा एक्ट का, ये बताता है कि देयर आर सर्टेन पर्सन्स जो किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। और सेक्शन 33 ऐसे इंसान को रिकॉग्नाइज कर रहा है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उसको भी अलाउ किया गया है फॉर प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट टू रजिस्टर। चलिए अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट की। तो बेसिकली अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है किसी डॉक्यूमेंट का, तो कुछ ना कुछ तो अथॉरिटीज होंगी ना जिनसे आप रजिस्टर करवाएंगे। तो बस ये पार्ट 2 जो है वो उन्हीं अथॉरिटीज को स्टैब्लिश करवाता है, और बस इनमें कौन सी अथॉरिटीज है और कौन अपॉइंट कर सकता है, वैकेंसी के केस में क्या हो सकता है, इतना ही आप लोगों को जानना होता है। तो चलो सवाल के साथ समझते हुए चलते हैं। पहला सवाल है, हु अपॉइंट्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908? इसका आंसर है सी, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट आपको बताता है कि आईजी अपॉइंट किया जाएगा स्टेट लेवल पे, और उसको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज रजिस्ट्रार ड्यूरिंग द टेम्पररी एब्सेंस और वैकेंसी? तो बेसिकली रजिस्ट्रार अगर एब्सेंट है, उसकी ऑफिस वेकेंट है, तो कौन अपॉइंट करेगा टेम्पररी रजिस्ट्रार को? आंसर इज बी, इंस्पेक्टर जनरल। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें आपको आंसर मिलेगा इसका। उसमें बताया जा रहा है कि अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट है या उसकी पोस्ट वेकेंट है, तो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी इंसान को टू एक्ट एज ए टेम्पररी रजिस्ट्रार। और अगर ये अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे उस एरिया के, ही विल एक्ट एज अ रजिस्ट्रार फॉर द टाइम बीइंग। चलिए मैं आपको सेक्शन 10 रेफर भी करवा देता हूँ। ये रहा हमारा सेक्शन 10, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, व्हेन द रजिस्ट्रार इज एब्सेंट, तो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ एनी पर्सन टेम्पररी रजिस्ट्रार के लिए। और डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, अगर आईजी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो जज साहब जो रहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो एक्ट करेंगे, शैल बी द रजिस्ट्रार ड्यूरिंग सच एब्सेंस अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट फिल्स अप द वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रहेंगे जो, वो बनेंगे रजिस्ट्रार टेम्पररीली। और प्रेसिडेंसी टाउन होगा, तो प्रेसिडेंसी टाउन के लिए क्या रूल क्या अप्लाई होगा कि या तो आईजी अपॉइंट करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट फिल करेगी वैकेंसी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होंगे, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंसी टाउन में। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर प्रूफ बॉक्स मेंशन्ड इन सेक्शन 16? फायर प्रूफ बॉक्स मेंशन्ड इन सेक्शन 16, आंसर इज ऑप्शन सी, टू प्रिजर्व रजिस्टर बुक्स एंड रिकॉर्ड। बेसिकली सेक्शन 16 जो है, ये बताता है कि रजिस्टर्स कैसे रखे रहेंगे, कितने रजिस्टर रहेंगे एक ऑफिस में, और एक फायर प्रूफ बॉक्स रहेगा। तो उसका पर्पस सिंपल सा है कि रजिस्टर बुक्स जो है यहाँ पे, इनको प्रिजर्व करने के लिए ये बॉक्स बनाया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑफिसर्स अंडर द एक्ट? इसका है ऑप्शन बी, इंस्पेक्टर जनरल स्टेट लेवल पे अपॉइंट होते हैं, रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट होते हैं, और सब रजिस्ट्रार सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट होते हैं। सीधा आंसर है ये सेक्शन 3 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सब रजिस्ट्रार इज ट्रू अंडर द एक्ट? आंसर इज ऑप्शन डी, दे may be appointed by the state government even if they are not public officer। सेक्शन 6 में ही आपको इसका आंसर मिलेगा, एक बार रेफर करवा देता हूँ। सेक्शन 6 में हम अपॉइंट करवा रहे हैं रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिसर और नॉट। तो जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रार बनने के लिए आपको पब्लिक ऑफिसर होना जरूरी है। चलिए हम आ गए हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 बेसिकली आप बोल सकते हैं हार्ट एंड सोल है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। जैसे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसी तरीके से
ये पार्ट रजिस्ट्रेशन का है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो सेक्शन है वो सेक्शन 17 और सेक्शन 18 है, जिसमें पता चलता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, जिनका करवाना जरूरी है रजिस्ट्रेशन, और कौन से डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शनल है। ठीक है, तो चलो सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स अ क्लॉज ऑफ हैंडिंग ओवर पोजेशन इज। आंसर है कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो एक अग्रीमेंट टू सेल है। अब अग्रीमेंट टू सेल तो क्या होता है? एनी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये अग्री कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में किसी टर्म्स एंड कंडीशन में सेल एग्जीक्यूट की जाएगी, तो दिस इज अ सेल अग्रीमेंट टू फ्यूचर सेल विच इज नॉट बाइंडिंग। बट इसके साथ क्या हो गया? पोजेशन भी ट्रांसफर हो गया। अग्रीमेंट टू सेल जिसके चलते कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई बट पोजेशन ट्रांसफर कर दिया गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना जरूरी है अंडर सेक्शन 17(1)(a। और जब आप रजिस्टर करवा लोगे उसी के बाद जो 53A के ऑफ TPA, इसके तहत आप पार्ट परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हो। विदाउट रजिस्टरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर पार्ट परफॉर्मेंस अंडर 53A। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एन अनरजिस्टर्ड गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली वॉइड। अगर हम देखें सेक्शन 17(1)(a, यहां सीधा सीधा बोला गया है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड। कोई वैल्यूएशन की बात नहीं है यहाँ पे, और इसलिए अगर आपने डीड रजिस्टर नहीं करवाई गिफ्ट डीड, तो फिर इट विल नॉट बी ऑफ एनी इफेक्ट बिफोर द लॉ। मतलब ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस ऑन दिस बेसिस। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पावर ऑफ अटॉर्नी टू मैनेज प्रॉपर्टी। बेसिकली यहाँ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जस्ट इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द प्रॉपर्टी। तो एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट क्रिएट द राइट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। बाकी उसके अलावा आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, इनमें कहीं ना कहीं राइट क्रिएट हो रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली क्रिएटिंग राइट्स इन द प्रॉपर्टी? इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली क्रिएटिंग राइट्स इन द प्रॉपर्टी, तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे हम एक्सप्रेस राइट क्रिएट नहीं करवा रहे हैं बट रजिस्टर करवा रहे हैं? हमने पहले डिस्कस किया था अभी 17(1)(a में, जो पार्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होता है, ट्रांसफर रिक्वायर्ड होता है, उसमें आप जो अग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो साथ में पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट टू सेल है तो इसलिए राइट क्रिएट नहीं हुआ है बट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। आंसर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो आ जाते हैं अब पार्ट 4 पे, ऑफ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। सीधी बात हो गई कि हमें पता चल गया कि कौन कौन सी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके हमें उन अथॉरिटीज के पास जाने हैं। तो कितने समय के भीतर आप चले जाओगे उन डॉक्यूमेंट्स को लेके उन अथॉरिटीज के पास फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन? यहाँ पे पार्ट 4 में ये बात बताई गई है। तो पहला सवाल आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल फॉर रजिस्ट्रेशन? आंसर ऑप्शन इज सी, 4 महीने फ्रॉम द एग्जीक्यूशन आपको ये प्रेजेंट कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है। सेक्शन 23 में ये बात लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ डॉक्यूमेंट बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर 4 मंथ्स पीरियड ड्यू टू डिले? तो 4 महीने में अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, 4 महीने बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आए, तो फिर क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 10 गुना लगान दो, मतलब फीस दो और अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा दो। इसको समझते हैं। सेक्शन 25 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि डिले हो गया और 4 महीने में आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए, तो सेक्शन 25 में बोला गया है कि अगर जो डिले है वो भी सिर्फ 4 महीने तक का ही है, तो जो रजिस्ट्रार रहेंगे उस जगह के, वो 10 गुना फीस एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो इनिशियल 4 मंथ जो थे उसके बाद प्लस 4 मंथ, तो ये डिले 10 गुना फीस देके माफ किया जा सकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोविजन इन केस अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईच एग्जीक्यूशन गेट्स अ सेपरेट 4 मंथ पीरियड। सेक्शन 24 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं पार्ट 5 पे, ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टैब्लिशमेंट बन गया, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने जरूरी है कौन से नहीं जरूरी है ये पता चल गया।
कितने समय के भीतर ले जाने जरूरी है ये पता चल गया। अब बात आती है कि कहाँ ले जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। वेयर शुड अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन? इसका आंसर है इन द सब रजिस्ट्रार ऑफिस वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जहां भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उस जगह पे आपको वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना अनिवार्य रहेगा। सेक्शन 28 से सीधा आंसर है ये। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल टेक प्लेस एट द पर्सनस रेसिडेंस? अभी हमने बोला कि आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है, पर अभी हम सुन रहे हैं कह रहे हैं घर पे भी आ सकता है इंसान। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, ऑन शोइंग स्पेशल कॉज। सेक्शन 31 से ये सवाल बना है। उसमें बोला गया है कि अगर स्पेशल कॉजेज हैं तो जो रजिस्ट्रार रहेगा दैट कैन ही कैन गो टू अ पर्सन्स रेसिडेंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अ विल। ठीक है, और फॉर डिपॉजिट ऑफ विल। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट। अब आगे बात पार्ट 6 में कि अब प्रेजेंट कौन करेगा, कितने समय में करना है, कहाँ करना है, तो पता चल गया। अब कौन करेगा तो वो पार्ट 6 में बताया गया है। इफ अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल पर्सन हु कैन प्रेजेंट इट? आंसर इज एनी वन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। सेक्शन 32, लेट मी रेफर इट फॉर यू। सेक्शन 32 बताता है पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टार्ट कैसे हो रहा है? एक्सेप्ट इन केसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 31, 88 एंड 89, एवरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, whether such registration be compulsorily or optional, shall be presented at proper office by some person executing or claiming the under the same। तो ये some person के चलते आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो उनमें से कोई भी आके एक इंसान एग्जीक्यूट करा के जा सकता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु मे प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर सीधा सीधा आता है ऑप्शन सी। सेक्शन 32 से हमें पता चल जाता है या तो एग्जीक्यूटेंट जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो, या तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, या तो कोई असाइनी, या तो कोई उनका एजेंट। कोई भी आके प्रेजेंट कर सकता है फॉर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ डाउट अबाउट आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज? तो प्रेजेंट कर दिया जब आपने डॉक्यूमेंट, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर रहेंगे वो सेक्शन 34 के चलते एक इंक्वायरी करेंगे। और इंक्वायरी में अगर उन्हें डाउट होता है आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन की, कि भाई किसने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर, वो पूछा गया है। इसका आंसर है सी, डॉक्यूमेंट को वो विदहेल्ड कर लेंगे और प्रूफ मांगेंगे। स्पेसिफिकली ये सेक्शन सबसेक्शन 3 और क्लॉज बी, उसमें आपको ये प्रोविजन मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंडोर्समेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन? जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उनको, वो सेटिस्फाइड है कि हाँ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए एक साथ और यू आर एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दे एंडोर्स द साइन एंड रिकॉर्ड द टाइम एंड डेट। इसका आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। 34 में इंक्वायरी करते हैं। 35 में अगर समझ में आता है कि सब कुछ सही है तो फिर 58 से लेके 61 तक के प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। 58 और 59 में बात करी जाती है इंडोर्समेंट की। तो इंडोर्समेंट करवाने का पर्पस यही होता है कि टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कर लिया जाए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कर लिया जाए, प्रेजेंटर्स जो हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है वो ऑथराइज करें, वो एक्नॉलेज करें कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर उनके सामने हुआ है। तो इसलिए ये इंडोर्समेंट की जरूरत होती है। फिर इंडोर्समेंट करने के बाद सेक्शन 60 में इशू होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद 61 में ये सर्टिफिकेट का नंबर और जो डॉक्यूमेंट को नंबर दिया है रजिस्टर करने का उसको एंटर करके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आ गए हम पार्ट 7 पे जो बताता है इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स एंड विटनेस। अब रजिस्टरिंग ऑफिसर सेक्शन 34 में इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको लगेगा किसी को बुलाने की जरूरत है, तो फिर सेक्शन जो पार्ट 7 है उसमें रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को कुछ पावर दी है टू इन्फोर्स अपीयरेंस। तो सवाल है कि व्हाट पावर डज द रजिस्टरिंग ऑफिसर हैव टू इंश्योर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज? तो उसका सीधा आंसर है दे कैन इशू समन। सेक्शन 36 से ये सवाल बना है, सीधा सीधा आंसर मिलेगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू whom may summons be issued under part 7? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट कैन बी इशूड अंडर 36 टू एनी पर्सन नेसेसरी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंस इफ अ समन्ड पर्सन फेल्स टू अपीयर विदाउट सफिशिएंट कॉज? आंसर है इसका दे आर फाइंड अंडर
आईपीसी। रीजन बताता हूँ। सेक्शन 84 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स रहेंगे ये पब्लिक सर्वेंट रहेंगे। सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑर्डर करते हैं किसी को और वो ऑर्डर डिसोबे हो जाता है तो फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जिसने डिसोबे किया। तो इसी के चलते हम बोल सकते हैं कि दे विल बी फाइंड अंडर आईपीसी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब आ गए हम पार्ट 8 पे, जो बात करता है विल्स और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो बेसिकली प्रोसीजर तो रजिस्टर तो सेम रहेगा, बट प्रेजेंटेशन के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ, हु में प्रेजेंट अ विल फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। तो आंसर है सी, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ विल। सेक्शन 18 क्लॉज ई में विल का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। तो अगर आप चाहते हो अपनी विल रजिस्टर करवाना, सेक्शन 40 में बताया गया है कि कौन उसको प्रेजेंट कर सकता है। मैं आपको सेक्शन रेफर करवाता हूँ। पर्सन entitled to present will and authorities to adopt the testator or after his death any person claiming as executor or otherwise under a will may present it to any registrar or sub registrar for registration. So this is a direct question from section 40। और इसके साथ एक फैक्ट और याद रखिए सेक्शन 27 का, जिसमें बोला है कि विल कैन बी प्रेजेंटेड एनी टाइम। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है प्रेजेंटेशन का, एनी टाइम आफ्टर एग्जीक्यूशन इट कैन बी प्रेजेंटेड। नेक्स्ट सवाल है अथॉरिटीज टू अडॉप्ट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। आंसर है विद इन 4 मंथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर सेक्शन 23 देखें तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के टाइम के बारे में बताया गया कि कितने टाइम में आप कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए पेश कर सकते हो। तो उसका आंसर है 4 महीने। और सेक्शन 27 में सिर्फ विल को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अथॉरिटी टू अडॉप्ट जो है वो आ जाएगा हमारे सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट में। अब समझते हैं अथॉरिटी टू टू अडॉप्ट होता क्या है। बेसिकली एक परमिशन है ये जो किसी को दी जाती है टू अडॉप्ट एनीवन। मतलब अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है किसी को अडॉप्ट करने की, पर किसी और के पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आपको दे दे कि आप उसके बिहाफ पे अडॉप्ट कर सको, तो दिस इज अथॉरिटी टू अडॉप्ट। इसका रेलेवेंस समझते हैं। प्रीवियसली मतलब पुराने समय में जो औरतें हुआ करती थी उनको अपने पति की परमिशन के बिना अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं होता था। तो पति अगर मान के चलो मर गए तो फिर वो किसकी परमिशन ले। तो इसलिए ऐसे सिचुएशंस में क्या होता था कि मरने के पहले अथॉरिटी टू अडॉप्ट रजिस्टर करवा के चले जाते थे पति लोग। तो जो वाइफ होती थी वो उनके बाद किसी को अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट कर सकती थी। ये होता है अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अब आ गए हम पार्ट 9 में, जो बात करता है डिपॉजिट ऑफ विल्स। तो डिपॉजिट ऑफ विल्स इज नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। डिपॉजिट मतलब कि वसीयत लिखने के बाद सेफ कीपिंग के लिए विल को किसी अथॉरिटी के पास से रखवा देना। तो सवाल यही है कि किसके पास आप ये डिपॉजिट करवाएंगे सील्ड विल को। आंसर है रजिस्ट्रार ऑफिस में। सेक्शन 42 से ये सवाल बना है जिसमें आपको पता चल रहा है कि सेफ कस्टडी के लिए विल डिपॉजिट करवा सकते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में। सवाल नेक्स्ट है, हु कैन विड्रॉ अ डिपॉजिटेड विल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ टेस्टेटर। आंसर इज ओनली टेस्टेटर। सेक्शन 44 से ये सवाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू अ विल ऑन अ डेथ ऑफ अ टेस्टेटर। तो जिसने डिपॉजिट करवाई है विल, अब उसकी डेथ हो गई तो अब विल का करेंगे क्या। तो आंसर ऑप्शन इज सी, इट इज ओपन एंड कॉपीड इनटू रजिस्टर ऑफ विल्स। बुक नंबर 5 है एक, उसमें विल को रजिस्टर करवा दिया जाएगा। तो मान के चलो कैसे सिचुएशन समझो, ये पूरे पार्ट में होता क्या है। एक टेस्टेटर है, मान के चलो मैं टेस्टेटर हूँ, मैंने अपनी वसीयत लिखी, मैं चाहता हूँ कि इस वसीयत को ही एग्जीक्यूट किया जाए मेरी मौत के बाद, और इस वसीयत में कोई छेड़छाड़ ना करे। तो इसलिए मैंने इसको बंद लिफाफे में डिक्लेरेशन लिख के रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचा दिया, बोलते हुए कि प्लीज इसको अपने सेफ कीपिंग में रख लो। अब रजिस्ट्रार इसको एज इट इज रख देगा अपने सेफ कीपिंग में। और जैसे ही मैं मरा, मेरे मरने के बाद रजिस्ट्रार सबको बुलाएगा, जो जो उसमें नाम लिखे हुए हैं उस विल को खोलेगा, उनके सामने पढ़ेगा, और जो भी पर्टिकुलर्स रहेंगे उस विल के उसको एंटर कर देगा रजिस्टर ऑफ विल में। मतलब अब विल के अकॉर्डिंगली किसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी ये पता चलेगा, मतलब वो सारी चीजें नोट कर दी जाएंगी। नेक्स्ट इज पार्ट 10 ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन नॉन रजिस्ट्रेशन। तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप नहीं रजिस्टर करवाते हो तो क्या इफेक्ट होगा वो पूछा जाएगा। व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे करवाते हो तो क्या इफेक्ट है,
डॉक्यूमेंट को ऑपरेटिव माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जिस दिन साइन करा था उसी दिन से मान लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, उसी दिन से ऑपरेटिव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्टरिंग अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रजिस्टर्ड। तो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स को आप रजिस्टर अगर नहीं करवाते हो तो वो एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किए जाएंगे कोर्ट में, किसी भी बात का जो भी उसके अंदर लिखी हो। ये उसका इफेक्ट होता है सेक्शन 49 से ये सवाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बी यूज्ड इन कोर्ट। तो कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है, उसको कोर्ट में यूज कर सकते हैं क्या? अगर सेक्शन 49 में देखें तो आंसर इज नो। बट उसी का प्रोवाइजो अगर अपन देखें तो आंसर विल बी यस, फॉर कोलेटरल पर्पस नॉट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी टाइटल। बात ये होती है कि रजिस्टर करवाओ कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा होगा इसको मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये जो लिखा है सच लिखा है। बट अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो ये जो बातें हैं इसको नहीं माना जाएगी। बस सिर्फ ये डॉक्यूमेंट अपने आप में प्रमाण रहेगा किस चीज का, कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसको स्पेसिफिक परफॉर्म करवा सकते हैं स्पेसिफिकली। तो सिर्फ इतना पर्पस रह जाएगा उस डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर जो भी लिखा है उस चीज के बारे में कोई वैलिडिटी नहीं आएगी। क्वेश्चन इज रजिस्ट्रेशन कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर करवा लेते हो तो इससे क्या ये कंक्लूसिवली प्रूफ हो जाएगा कि आप ही उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं जो डॉक्यूमेंट में लिखी है? तो आंसर आता है नो। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सिर्फ एविडेंस का फॉर्म बनाता है कि ऐसा माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है प्रॉपरली, इसके अंदर जो भी बात करी गई है सब कंसेंट के साथ करी गई है। बट अगर यहीं आप कंसेंट को विशिएट करवा दो, फ्री कंसेंट बोल, कोवर्जन बोल दो, फ्रॉड बोल दो, तो भले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्यों ना है, ओनरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है और ओनरशिप डिस्प्रूव हो सकती है। इसलिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एविडेंस का फॉर्म होते हैं, ओनरशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट 11 विच इज ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो हमने 1 to 7 तक जो पार्ट थे उसमें जो भी प्रोसीजर पढ़ा उसमें तो स्टेप्स जान लिए कि पहले डॉक्यूमेंट देखो कि कैसा है, कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है या ऑप्शनल है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कितने समय में आपको प्रेजेंट करना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, फिर प्रेजेंट करने के बाद रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या इंक्वायरी करेगा। तो वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जब पहुंच गए ना वो डॉक्यूमेंट, तो फिर उसकी पावर्स क्या है वो पार्ट 11 में बताई जा रही है। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड बुक्स मे बी मेंटेन्ड इन ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। आंसर इज ऑप्शन सी 4। ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज में 4 टाइप की बुक्स होती हैं और एक स्पेशल बुक होती है बुक 5, ये सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में होती है और इसमें डिपॉजिट ऑफ विल की बात की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच रजिस्टर बुक इज अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एज अ मैटर ऑफ राइट। तो कुछ रजिस्टर बुक्स हैं जिसको पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखा गया है। तो इनमें से कौन सी वो बुक्स हैं जिसको ऐसा ओपन रखा गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बुक नंबर 1 फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 से ये सवाल उठाया गया है। उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन सेक्शन 57 जिसमें बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स। सबसेक्शन 1 में बात कर रहे हैं बुक नंबर 1 शैल बी ओपन एट ऑल टाइम्स टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन अप्लाइंग टू इंस्पेक्ट द सेम सब्जेक्ट टू द ऑफ कोर्स फीस होगी उसके। तो एनी पर्सन, तो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है ये। इसके अलावा जो बुक्स हैं सिर्फ पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स के लिए ओपन होगी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर देम उनके लिए ओपन होगी। तो स्पेसिफिकली सिर्फ बुक 1 एक बुक है जो पब्लिक के लिए ओपन है, उसके अलावा सारी बुक्स पार्टीज या रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ओपन होती है बस। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो बोलता है हु कोऑर्डिनेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग लैंड इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट अंडर सेक्शन 65। एक प्रॉपर्टी है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, आधी इधर आधी इधर। तो इसको रजिस्टर करवाने के लिए तो बोल रहे हैं कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाओ जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अगर आप एक लोकेशन पे जाते हो, मान के चलो लोकेशन बी पे आप चले गए, यहाँ पे रजिस्टर करवा ली, तो लोकेशन ए जो है जहाँ प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है उस जगह पे कैसे रजिस्टर होगा? क्या आपको अलग से जाना पड़ेगा या नहीं? तो उसी के बारे में ये सवाल बना है। सेक्शन 65 में बोला है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है तो रजिस्टर एक डिस्ट्रिक्ट में करवा लो और फिर जो रजिस्ट्रार रहेंगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट के वो कोऑर्डिनेट करेंगे उस सब डिस्ट्रिक्ट में कि भाई यहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसको सब रजिस्ट्रार को बोलेंगे और रजिस्टर करवाएंगे। तो आंसर इसका आएगा सी, रजिस्ट्रार्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 69। सीधा आंसर है इंस्पेक्टर जनरल, सेक्शन 69 से डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट फाइन रिलेटेड पावर इज ग्रांटेड टू इंस्पेक्टर जनरल अंडर सेक्शन 70? सीधा क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पावर टू रिमिट रजिस्ट्रेशन फाइन्स। किसी को फाइन इंपोज किया है अगर किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने या सब रजिस्ट्रार ने, इंस्पेक्टर जनरल को अप्लाई कर सकते हैं ये बोलते हुए कि प्लीज फाइन थोड़ा कम करवा दो। रिमिट मतलब फाइन कम करवाना। अब आ गए हम पार्ट 12 पे, जहाँ पे बात बताई जा रही है रिफ्यूजल टू रजिस्टर। अगर कोई रजिस्ट्रार रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, तो आप क्या कर सकते हो और उसको क्या करना जरूरी है। When a sub-registrar refuses to register a document, what must they do under Section 71? ऑप्शन सी इसका आंसर है, they must record reasons in writing and inform the presenter that the document has been refused. अब इसके बाद क्या होगा? सेक्शन 71 में अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देता है, तो सेक्शन 72 और 73 इसमें दो उपाय हैं इस रिफ्यूजल के अगेंस्ट। 72 में तो अपील कर सकते हो इस रिफ्यूजल रिफ्यूजल के अगेंस्ट, और 73 में एप्लीकेशन लगा सकते हो। बस ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा। When an application not appeal must be made under section 73, आंसर इज ऑप्शन सी, जहां पे रिफ्यूजल ऑफ डॉक्यूमेंट, रिफ्यूजल टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट इज बिकॉज ऑफ द डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो एग्जीक्यूटिंग पार्टी है उन्होंने मना कर दिया कि हमने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया और इस वजह से रिफ्यूज किया गया है, तो फिर एप्लीकेशन लगेगी रजिस्ट्रार के पास, अपील नहीं जाएगी। और इसके अलावा जो भी ग्राउंड है, प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस के चलते रिफ्यूज किया हो या कोई और ग्राउंड्स के चलते रिफ्यूज किया हो, तो अपील लगा दो सेक्शन 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पावर डज द रजिस्ट्रार एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 74? तो रजिस्ट्रार के पास, आपने जो अपील लगाई है, एप्लीकेशन लगाई, उसमें फिर रजिस्ट्रार के पास क्या पावर्स रहेंगी? तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्वासी जुडिशियल पावर्स, मतलब रजिस्ट्रार विल एक्ट एज इफ इट वाज अ सिविल कोर्ट। सेक्शन 74 में यही वर्ड्स यूज किए हैं, एज इफ इट ही वर अ सिविल कोर्ट, तो इसलिए क्वासी जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेमेडी इफ अ रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 76? अब रजिस्ट्रार भी मना कर दे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, तो क्या करो? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो 77 सेक्शन नंबर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बोला है कि आप 30 दिन के भीतर सिविल सूट फाइल कर दो फ्रॉम द रिफ्यूजल। आ जाते हैं पार्ट 13 पे, जो बात करता है फीस की। चलिए, तो सवाल यह है, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिशेस न्यू रजिस्ट्रेशन फीस इन द ऑफिशियल गैजेट। द नेक्स्ट डे एक्स गोज टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट बट पेज द ओल्ड फीस। न्यू फीस आ गई पर ही पेज द ओल्ड फीस, सेइंग ही डिड नॉट नो अबाउट द चेंज। विच सेक्शन टेल्स द रजिस्ट्रार व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? अब कौन से सेक्शन की मदद से रजिस्ट्रार को पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है? तो सेक्शन 80 विल कम इन टू रेस्क्यू, क्योंकि सेक्शन 80 में बोला गया है कि जो फीस रहेगी वो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। तो इसलिए रजिस्ट्रार बोलेंगे इस भैया को कि आप आज के जो फीस है, न्यू फीस है, वही आप दो, पुरानी फीस पे काम नहीं चलेगा। पार्ट 14 पेनल्टीज की बात करता है कि यहाँ पे अगर जो ड्यूटीज बनाई गई हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर की किसी भी इंसान की, और वो ड्यूटीज फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज लग सकती हैं। तो पहले ड्यूटीज बताई गई हैं और वो फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी यही साथ में बता दी गई है। Section 81 prescribes a penalty for incorrectly endorsing, copying, translating, or registering any document with intent to cause injury. इसके accordingly, who can be held liable for such an act? Answer is the registering officer. C. Section 81 से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें रजिस्टरिंग ऑफिसर के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सबमिट्स अ फॉल्स ट्रांसलेशन ऑफ अ डीड written in a regional dialect unknown to the registering officer. The registration is completed based on that translation. Later, it is discovered that the translation materially misrepresented ownership terms. Under the Registration Act 1908, which provision most directly empowers initiation of criminal action and by whom? तो एक इंसान था जिसने फॉल्स ट्रांसलेशन फाइल किया, और फिर सवाल ये है कि अब कौन इसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करेगा और कौन से सेक्शन के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 82 क्लॉज बी के तहत ये ऑफेंस हुआ है, और 83 एम्पावर करता है रजिस्टरिंग ऑफिसर को कि इस केस में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सके वो। चलिए, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर सेक्शन 83 सबसेक्शन 2, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो ये जो पेनल्टीज हैं इनको इम्पोज कौन करेगा? तो या तो कोर्ट कर सकती है या तो ऑफिसर करेगा, बट किस पावर के साथ? आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट लेस देन जेएमएससी। कम से कम सेकंड क्लास की पावर्स होंगी तो ही आप यहाँ पे
किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम पार्ट 15 पे जो मिसलेनियस की बात करता है, इसमें से एक दो सेक्शंस और हैं जो करने हैं। अंडर सेक्शन 85 आफ्टर पीरियड ऑफ डैश a रजिस्टरिंग ऑफिसर कैन डिस्ट्रॉय एन अनक्लेम्ड रजिस्टर्ड और डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली सेक्शन 85 में रजिस्टरिंग ऑफिसर को एम्पावर किया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको क्लेम नहीं किया गया है अभी तक, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो वो कितना समय दिया गया है आफ्टर विच रजिस्टरिंग ऑफिसर कैन डिस्ट्रॉय, तो वो समय है 2 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 87 ऑन रजिस्टरिंग ऑफिसर। कुछ पावर्स दी है सेक्शन 87 के द्वारा रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को, तो इनमें से कौन सी पावर वो नहीं है? ऑप्शन सी, अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकते वो, उसके अलावा इन्फोर्स कर सकते हैं किसी विटनेस को, एग्जामिन कर सकते हैं, ओथ दे सकते हैं, और इंक्वायरी के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस वारंट इशू नहीं कर सकते। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 90 एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोर्ट डिक्रीज ट्रांसफरिंग लैंड। तो इसी के साथ हमारे 50 MCQs खत्म हुए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।